नमस्कार, स्प्रेड लॉ के खास प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा। लीगल पॉइंट हमारी उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत हम देश में लीगल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में जानना कई बार हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट पर, कानून के बारे में। एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि महिलाओं को अक्सर इस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और हमारा ये मानना है कि इस पर बने कानून की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही ये प्रोग्राम उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है जो अपनी कंपनीज चाह रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सेक्सुअल हरासमेंट लॉ के तहत उनको किस तरह की कंप्लायंसेस करनी होती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज है एक बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा। गीता जी, लीगल पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। इससे पहले हम चर्चा को शुरू करें, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। इसके अलावा हम ये भी यहाँ साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को सिर्फ लीगल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश के रूप में ही देखना चाहिए। इसमें बताई गई बातों को कानूनी सलाह नहीं माना जा सकता और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी दी गई इस जानकारी पर अमल करने से पहले आप कानूनी सलाह जरूर ले लें। तो गीता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर कानून क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह के व्यवहार को माना जा सकता है कि सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में सबसे पहले डेफिनेशन सीडॉ में दी गई थी। ये एक इंटरनेशनल फोरम था कि जो डिस्क्रिमिनेशन स्त्रियों के खिलाफ होती है उसको एलिमिनेट करने के जो उपाय थे, और ये सबसे पहले 1979 में बीजिंग में हुआ था। और विमेन वर्क प्लेस में पहले बहुत कम मात्रा में होती थी, इसलिए ये एक प्रॉब्लम तो था पर इस प्रॉब्लम की अवेयरनेस बहुत कम थी। तो इस प्रॉब्लम की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ी और अमेरिका में बहुत एक अहम केस से ये बढ़ी जहाँ के एक स्त्री ने ये कहा कि मुझे नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी कि मेरा जो एनवायरनमेंट था, जो वातावरण था, वो इतना बुरा था और इतना दहशत था कि मैं जो अपने काम में जो पूरी दिलचस्पी से और अपना पूरा काम नहीं कर पाई। इस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उस औरत के फेवर में करी और धीरे धीरे इस कानून की जरूरत की अवेयरनेस होने लग गई। एक वुमन वर्कर थी जो राजस्थान में थी, भंवरी देवी। उस भंवरी देवी वो सोशल वर्क और गवर्नमेंट के सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशंस में थी और उसके खिलाफ जो वातावरण था उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में आई और उस जजमेंट को विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ये जजमेंट 1997 में रिपोर्ट हुई, 1996 के एंड की जजमेंट है। जस्टिस जे.एस. वर्मा और जस्टिस किरपाल, अगर आप जानते हैं जस्टिस जे.एस. वर्मा वही जज थे जो अभी 2013 में जो रेप कमेटी का लॉ कानून बदला उसके भी ये हमारे देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और जस्टिस किरपाल भी देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो इन्होंने विशाखा के केस में गाइडलाइंस ले की कि किस तरह एंटरप्रेन्योर या बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री में क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि स्त्री के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट हो कि वो काम कर सके। विशाखा की जजमेंट, विशाखा की आप जो बता रही है, तो ये संस्थान में ये जो कानून लागू होता है
और आईसीसी को सेटअप करने के लिए क्या प्रावधान है? इसी से जुड़ा सवाल। विशाखा की जजमेंट के बाद 2013 में कानून उसी की लाइंस में बना। नाउ आईसीसी में क्या प्रावधान है? आईसीसी एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है जो कि इस 2013 के एक्ट में स्टैट्यूटरी जिसको फोर्स दिया गया और जिसको विशाखा की गाइडलाइंस में समझाया गया, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की एक सीनियर लेडी उसकी हेड होगी और मेजॉरिटी लोग औरतें होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। उसके अलावा 2 लोग जो विमेन्स इश्यूज से इन्वॉल्व हों, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसकी किसी ब्रांच में हो, उसके किसी और ऑफिस में हो, अगर इस ब्रांच में नहीं हो तो ये एक विशाखा की है। और एक एनजीओ या somebody with legal knowledge with regard to women's issues pertaining to sexual harassment। तो मिनिमम 4 लोग होंगे और उनमें से 2 कम से कम औरत होंगी, लेडीज होंगी, 1 लेडी हेड करेगी। सो ये है आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन। जी। क्या ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आपने बताया उन केसेस का निपटारा 90 दिन में किया जाना चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं इसके साथ? सो आईसीसी की कमिटी में आप एक कंप्लेंट कर सकते हैं एज अ वुमन हु इज अग्रीव्ड। और किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं? किसी के साथ छेड़छाड़ी करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी को एक आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप किसी को, या इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट में एक मेल भेज रहे हैं, उसमें आप एक ऑब्सीन जोक भेज दें। अमेरिका में पहले जो 2 केस बहुत अहम केस थे, वो एक शिपयार्ड का केस था जिसमें बहुत कम औरतें, विमेन वर्क करती थी, और उस शिपयार्ड में पोर्नोग्राफिक फोटोग्राफ्स हर जगह लगी हुई थी। और स्त्रियों ने प्रोटेस्ट किया कि बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट और ये जो पोर्नोग्राफिक फोटोग्राफ्स हैं, इससे जो मेल कोलीग्स हैं वो आते जाते कोई मजाक, कोई गंदी जोक, कोई मिसबिहेव करता है, तो ये जो हमारा वातावरण है ये बहुत खराब है। और कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया। तो आप किसी से इनुएंडो कर सकते हो। इनुएंडो का मतलब है कि आप सीधी बात ना बोल के एक बहुत इस वे में बोलो कि उसके 2 मतलब हैं और लड़की को समझ आए कि तुम मुझसे कह रहे हो। सो ये सब जो बिहेवियर है, और ये बिहेवियर इस कारण कि तुम लेडी को कहोगे आप कंफर्म नहीं होगे जॉब में, आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आपको मैं पोस्टिंग कोई ऐसी जगह में कर दूंगा। मैंने एक केस किया था एयर इंडिया एम्प्लॉय का, उसको पोस्टिंग एयरपोर्ट में डॉक्टर थी, इतनी गंदी जगह कर दी गई थी कि दैट लेडी कुड नॉट वर्क देयर बिकॉज कोई सेफ्टी नहीं थी, रात को उसको वापस अकेले आना होता था। तो ऐसी सब जो काम करना, किसी के साथ मिसकॉन्डक्ट करना, किसी के साथ छेड़छाड़ी करना, किसी से बुरी नजर से बात करना, किसी को ऑब्सीन चिट्ठी लिखना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आता है। तो कोई अगर लड़की कंप्लेंट करे तो आईसीसी या उनके मेंबर्स को उसको इनकरेज करना चाहिए। ओरल कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होती। कंप्लेंट को ये 3 महीने में कर देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, छाबड़ा, रुचिका छाबड़ा शायद उसका नाम है, जिसमें ये कहा गया है कि 3 महीने को 3 और महीने से एक्सटेंड कर दिया जाए। कानून एक लिमिटेशन देता है, चाहे इन केसेस में
बहुत सी लेडीज को संकोच होता है कोर्ट में जाने के लिए, पर कानून इसलिए लिमिटेशन देता है क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसको भी अपने आप को डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी, नॉलेज और उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, सबूत होना चाहिए। इसलिए कानून ने बहुत स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट कहती है 3 मंथ्स, और ये एक्ट भी यही कहता है 3 मंथ्स, बट विद एक्सप्लेनेशन उसको आप 3 महीने और बढ़ा सकते हैं। तो ये कंप्लेंट है, और कंप्लेंट के बाद क्या होता है कि इनफॉर्मली ये आईसीसी की कमिटी बैठ के उसको जल्द उसको देखना पड़ता है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो इंश्योर करे कि ये बहुत जल्दी निर्णय हो इसमें, और फिर वो कमेटी पहले तो लेडी की बात सुनती है, फिर कमेटी ये डिसाइड करती है कि अक्यूज को बुलाया जाए और अक्यूज्ड अपना तरफ भी बोल सके, अक्यूज क्रॉस एग्जामिनेशन का भी उसको राइट हो। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 डिसीशंस ने ये कहा है कि नेचुरल जस्टिस दोनों के साथ होना चाहिए, कंप्लेनेंट के साथ होना चाहिए और अक्यूज के साथ होना चाहिए। और विद्युत की एक जजमेंट है, विद्युत चक्रवर्ती की, सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं कि लड़की और उसके विटनेसेस को अक्यूज्ड का सामना ना करना पड़े। तो एक सजेशन ये दी गई थी कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में दे दिए जाए, और वो क्वेश्चंस फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर या जो स्टेट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है वो सवाल लड़की को पुट कर दे। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि वो गलत है। क्रॉस एग्जामिनेशन सही माने में तभी हो सकती है अगर वो ठीक तरह सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तो आप राइटिंग में क्वेश्चंस नहीं दे सकते। इससे लड़की भी प्रोटेक्ट होगी और जो अक्यूज्ड है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि प्रोसीजर क्या है अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, लेकिन अब आपसे गीता जी ये जानना चाहेंगे कि कानून में सेटलमेंट का भी कोई प्रावधान है क्या? हाँ, सेटलमेंट हो सकती है, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में सेटलमेंट बहुत ही सेटलमेंट का लॉ अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हमारा क्रिमिनल लॉ ये कहता था कि सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का एक्ट इतना घृणा योग्य है तो उसको सेटलमेंट का हक नहीं मिलना चाहिए। पर कानून में सेटलमेंट की प्रोविजन है, और ये सेटलमेंट हो सकता है। उसके बाद वो सेटलमेंट एम्प्लॉयर के पास जाता है, और फिर एम्प्लॉयर उसमें डिसाइड करता है कि इस पे कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना। तो सेटलमेंट की प्रोविजन जरूर है, पर उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि किसी को सेटलमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और यही कानून होना चाहिए। तो गीता जी ये तो आपने बताया, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, और एम्प्लॉयर्स के लिए एक तरह से कंडक्ट किस तरह का होना चाहिए? देखिए, कानून ये कहता है कि सबसे पहले, और ये विशाखा की जजमेंट में भी कहा, उसके बाद बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, पर्टिकुलरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस,
विशाखा की जजमेंट को कंप्लाई नहीं कर रही थी। तो एक मेधा कोटवाल का केस सुप्रीम कोर्ट के आगे आया और एक सीमा लेप्चा का जो असम से आया। इन दोनों केसेस, और मेधा कोटवाल बार 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 सुप्रीम कोर्ट उसके थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्कप्लेस की गाइडलाइंस और इनैक्टमेंट की कंप्लायंस को बार बार उस पे नजर रख रही है। तो ये मेधा कोटवाल एक ऐसा केस है जो जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक सुपरवाइजरी पावर कर रही है। तो वो ये कहती है, और कानून भी ये कहता है, कि एम्प्लॉयर्स को एक तो बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस में ये लिख के देना चाहिए कि विमेन के राइट्स क्या हैं। अपने एम्प्लॉयज को सेंसिटिवाइज करना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्यों होता है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस? बिकॉज मेन ऑफन थिंक कि ये जो मजाक वो कर रहे हैं, और या जिसको तुम बदतमीजी भी कह सकते हो अगर वो हद पे चली जाए, तो ये उनका हक है। और ये पर हाउ इट इफेक्ट्स द वुमन, इसके लिए जो कानून, जो एनैक्टमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, दोनों ये कहती हैं कि आप सेंसिटिवाइज करो अपने एम्प्लॉयज को। आप एम्प्लॉयमेंट की जगह में जहां तुम्हारा ऑफिस है वहां प्रोमिनेंटली ये लिखो कि अगर कोई गलत हरकत करता है तो क्या रेमेडी है विमेन की, और क्या कानून का क्या नतीजा होगा, क्या पनिशमेंट होगी, क्या ये अमाउंट करेगा मिसकॉन्डक्ट को, जिसके लिए उस पुरुष को या तो उसकी प्रमोशन रुक जाएगी, या उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या उसको डिसमिस भी किया जाएगा। ये सब जो कानून की व्यवस्था है, इसकी पब्लिसिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस एक्ट की। और ये कानून भी कहता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी कहता है, और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस बात को दोहराता है। जी, तो गीता जी आपने ये बताया, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई महिला है या फिर कोई बच्ची या स्टूडेंट है और वो किसी कॉलेज या स्कूल में जा रही है, उस पर भी ये सेम कंडीशंस लागू होती हैं उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, वन ऑफ द प्लेसेस जहां ये बहुत देखा गया है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में बहुत मिसयूज देखा गया। और वो इसलिए होता है कि आपको थीसिस लेना है, इसलिए आप अपने सुपरवाइजर के गुडविल पे बहुत डिपेंडेंट हो। तो इन केसेस में मिसयूज हमारे देश में नहीं, विदेश में भी बहुत रैम्पेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज का एक केस है जहां 4 मेल स्टूडेंट्स ने भी ये कंप्लेंट करी थी, और उनकी कंप्लेंट को कोर्ट ने सुना था और उस पे अमल किया गया था। अब धीरे धीरे ये विशाखा के केस को 1997 का है, और आज हम 2020 में हैं। सो उस बात को करीब 22-23 साल हो गए हैं। पर हर साल जब सुप्रीम कोर्ट मेधा कोटवाल को में सुपरविजन करती थी तो वो देखती थी कि बहुत कम एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस हैं जो इस कानून को अमल कर रही हैं। इतना यहाँ तक कि अभी भी खाली 70-75 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इतनी सुपरविजन के बावजूद अगर आप 10 लोगों से ज्यादा की ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मैंडेटरी है। डिस्पाइट दैट इंडिया में करीब 72-73 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बावजूद भी ये अब कमिटीज सेटअप की हैं। अदरवाइज
कोई भी कमिटी सेटअप नहीं करता, और जो कमिटी सेटअप होती हैं वो भी अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट और उतने सीनियर लेवल की नहीं होती हैं। एक बहुत बड़ी जी कंप्लेंट ये आती है कि द पर्सन इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आईसीसी के मेंबर्स हैं वो दे आर आंसरेबल टू दैट हेड, तो तुम क्या करोगी? वो सीनियर लेवल जरूर हैं पर उतने सीनियर नहीं है। तो आपको ये जरूरी है कि वो लोग निडर हों, इंडिपेंडेंट हों, और वो लोग चाहे कितना भी सीनियर आदमी नहीं हो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोग अपनी बात रख सकें और इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकें अगर कोई विक्टिम उनके आगे कंप्लेंट देते हैं। जी। तो गीता जी, अगर कोई कंपनी कमेटी सेटअप नहीं करती है या फिर उसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो क्या रेशो के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है? और या कोई भी, मान लीजिए अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं और पिक एंड ड्रॉप के दौरान भी ये होता है, तो क्या वो भी वर्क प्लेस के अंदर आता है और किस तरह से फिर एक्शंस लिए जाते हैं? हाँ, ये भी एक तो ये बात है कि अगर पिक एंड ड्रॉप है तो भी वर्क प्लेस जी में आएगा। अगर आप वर्क से रिलेटेड कहीं भी जाएंगे तो भी वो वर्क प्लेस में आएगा। ये तो पहली बात। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर फॉर्मिंग एन आईसीसी के 10 एम्प्लॉयज कम से कम होने चाहिए। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के 10 एम्प्लॉयज नहीं हैं उनमें क्या रेमेडी है? उसमें जी एक लोकल कमिटी होनी चाहिए, वो लोकल कमिटी पे जा सकते हैं। और while I talk of sexual harassment of women in workplace, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयर की ये भी ड्यूटी है कि जहाँ कोई एक्शन ऐसा हो जो कि ना केवल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस है, उसमें क्रिमिनल रिपरकशंस भी हैं, जैसे रेप 376, कस्टोडियल रेप which is part of 376, जैसे outraging the modesty of a woman 354 में भी और बहुत पैरामीटर्स हैं, वॉयरिज्म, ट्राइंग टू शो पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ये सब। उसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, लड़की को डराना, धमकाना, लड़की के साथ मिसबिहेव करना, तो ये सब जो क्रिमिनल पैरामीटर्स हैं उसमें भी एम्प्लॉयर को मदद भी करनी चाहिए। और अगर एम्प्लॉयर को दिखता है कि ये कॉग्निजेबल केस है, तो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उनको वहां भी फॉरवर्ड वो कर सकते हैं। तो लड़की खुद भी जा सकती है दोनों फोरम में, एक आईसीसी के आगे और एक क्रिमिनल कोर्ट में। तो ये सब रेमेडीज हैं विच आर अवेलेबल टू अ गर्ल। जी। तो गीता जी, मैंने बहुत ही कोई अच्छी बात सवाल आपने, आपका छोड़ा तो नहीं है पीछे वाले कुछ सवाल नहीं में? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपने रेशियो की बात भी की और आपने कहा कि 10 एम्प्लॉयज होनी चाहिए। तो एक चीज गीता जी ये भी जानना चाहेंगे, इसमें दर्जा मैटर नहीं करता। अगर आप किसी भी पोजीशन पर हो, चाहे आप छोटी पोजीशन पर हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, लेकिन कार्रवाई होगी जरूर, जरूरत है आवाज उठाने की। So, without saying कि the complaint against Pachauri was genuine or not, you know कि पचौरी जी को कितने अवार्ड्स मिले थे एंड वो हेड थे ऑर्गेनाइजेशन के। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून के दायरे के बियॉन्ड थे। पर जब मैं ये सब कहती हूँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि विक्टिम को कभी कभी अनोनिमिटी की जरूरत है। वो ये नहीं चाहती कि उसकी बात हर जगह उछले, सबके सामने आए उसका नाम। उसको लग सकता है कि इससे भी कई लोग मेरे अगेंस्ट या मुझे टारगेट कर लेंगे।
सिमिलरली अक्यूज का नाम क्या सामने आना चाहिए? क्या उसकी रेपुटेशन जो उसने इतने सालों में बनाई है, क्या जब तक वो गिल्टी नहीं करार किया जाता या वो प्रूव नहीं होता कि वो गलत है, क्या उसकी रेपुटेशन भी सीक्रेट होनी चाहिए? ये कानून को अभी ध्यान से देखना है, इतना ध्यान से नहीं देखा। और कभी कभी गैग ऑर्डर्स हुए हैं, पर उन गैग ऑर्डर्स के अगेंस्ट पब्लिक ने ह्यू एंड क्राई की है। पर मुझे ये लगता है कि कानून में जब तक कि किसी की गलती साबित ना हो, कोई भी गुनहगार नहीं है कानून की नज़र में, वो इनोसेंट है, उसको ये हक है कि वो अपनी इनोसेंस को दिखा सके, और कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन को हक है कि वो उसकी गिल्ट को दिखा सके। तो दोनों दायरों में किसी का नाम जो कोई भी बहुत मुश्किल से बिल्ड करता है, उसको बहुत ध्यान से हम लोगों को और मीडिया को उसको उछालना नहीं चाहिए। मुझे वाइनबर्ग का किस्सा याद आता है जो यूएस में हुआ है, और वाइनबर्ग में के किस्से में बहुत से गवाह आए थे, पर कभी कभी ये सोचा जाता है कि ये मीडिया को बहुत ध्यान से कोई चीज को नहीं उठाना चाहिए। तो इसमें दो व्यूज हैं, और ये एक बात है जिसको हम सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस में ध्यान रखना चाहिए। एक और बात है कि अगर कोई स्त्री कंप्लेंट करती है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या क्या कब कब मिसबिहेवियर हुआ है, कब कब मिसकॉन्डक्ट हुआ है, उसको एग्जैक्टली उन चीज़ों को नोट करना चाहिए। उसके जो गवाह हैं उनको भी उस बात को ध्यान से नोट करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो किस साल की बात करेगी और गवाह किसी और साल या किसी और जगह की बात करेंगे, और इस कॉन्ट्रडिक्शन का फायदा अक्यूज्ड को जरूर मिलेगा। इसलिए जो भी कंप्लेंट करता है उसको अपने जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो करेक्ट फैक्ट्स हैं, जहां कुछ किस्सा हुआ है, जिस वे में हुआ है, जो सबूत उनके पास है, उनको जरूर उस सबूत को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जी, तो आपने कहा कि कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए, और कंपनीज के अंदर ऐसे लॉज भी होते हैं जब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है इन मुद्दों को, अक्यूज के ऊपर भी और कंप्लेनेंट जो है उसके लिए भी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे गीता जी, अगर किसी व्यक्ति पर सेक्सुअल हरासमेंट का झूठा आरोप लगता है या इल्जाम लगा दिया जाता है, तो क्या प्रोसीजर है? देखिए, इस पे बहुत, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जब एक्ट 2013 में बना था, तो इसमें बहुत विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोटेस्ट किया था कि इसमें कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए अगर कोई स्त्री अपने केस को प्रूव ना कर पाए, क्योंकि इसका एक बहुत चिलिंग इफेक्ट होगा। लेडीज ऑलरेडी डर डर के बाहर आती हैं, और ये नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल बाहर ना आ सके। पर कानून ने ये भी सोचा है कि झूठे केस भी हो सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन पीनल कोड में अगर कोई झूठा केस हो तो उसमें एक प्रोविजन है कि आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस दायर कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये सोचा गया कि इसमें भी अगर कोई सरासर झूठी कंप्लेंट करे, बिल्कुल बेबुनियादी और बिल्कुल झूठी, और मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगी जिसमें ये मैं साबित कर सकती हूँ कि वो बेबुनियादी या झूठी समझे जाएं। तो अगर कोई ऐसा केस हो तो क्या वो पुरुष जिसकी रेपुटेशन
या जिसका नाम खराब हुआ हो या जिसकी नौकरी खराब हुई हो, क्या वो कोई उसके लिए प्रोविजन है? तो कानून ने कहा है कि झूठी कंप्लेंट के लिए प्रोविजन है और फाइन हो सकता है। और ये तभी है अगर वो लेडी अपनी कंप्लेंट को ना प्रूव कर पाए तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। पर अगर वो बिल्कुल बेबुनियादी और बिल्कुल झूठी कंप्लेंट है जिसमें कोई सर पैर नहीं है, तो उस केस में इस कानून में पेनल्टी प्रोवाइड करी गई है, जो अगर अपनी कंप्लेंट सब्सटेंशिएट ना कर पाए उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 14 में प्रोवाइड कर गई है। तो ये एक प्रोविजन है हमारे कानून में। अच्छा, किस तरह के केस सामने आएंगे जहां किसी ने झूठी कंप्लेंट कर दी हो? जी बिल्कुल जानना चाहेंगे। कुछ केसेस मैंने भी ऐसे डील किए हैं जिसमें लेडी किसी वे में जॉब में तो लग गई, गवर्नमेंट जॉब था, पर वो काम पे आती नहीं थी, आती थी तो लेट आती थी और काम नहीं करती थी। तो जब उनकी कॉन्फर्मेशन का टाइम आया तो वो कंफर्म नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि मेरे सबसे सीनियर बॉस ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। बट कोइंसिडेंस और कानून फैक्ट्स ये थे कि वो सबसे सीनियर बॉस और उसका तो कोई इंटरैक्शन ही नहीं था, क्योंकि उसका इंटरैक्शन था जिसके लिए वो काम कर रही थी, जिस ऑफिसर के लिए वो काम कर रही थी। पर उसने सोचा कि अगर मैं सीनियर मोस्ट के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगी तो शायद मेरी कॉन्फर्मेशन हो जाएगी। तो कई केसेस ऐसे आते हैं जो सरासर गलत होते हैं, बेबुनियादी होते हैं, उनमें सेक्शन 14 अप्लाई करता है। पर कोई केस ऐसे भी होंगे जहां लड़की का केस सच्चा होने के बावजूद वो उसको साबित नहीं कर पाए, उन केसेस में सेक्शन 14 नहीं अप्लाई करेगा। और हमने ये देखा है कि इंडिया में ऐसे मलिशियस प्रोसिक्यूशन के जो केसेस हैं जी, और ये जो पनिशमेंट है फॉर मलिशियस, ये बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही रेयर है। जी। तो गीता जी, जैसा आपने कहा, बहुत सारी आपने नई बातें भी बताई, बहुत से लोग जानते ही नहीं है, उन एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, तो ये जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए एक्चुअली हमको एम्प्लॉयर को भी सेंसिटिवाइज करना चाहिए और एम्प्लॉयज को भी सेंसिटिवाइज करना चाहिए, और ये एम्प्लॉयर की बाउंडन ड्यूटी है टू सेंसिटिवाइज, टू मेक श्योर कि आईसीसी की फंक्शनिंग एफिशिएंट हो, टू मेक श्योर कि आईसीसी की फंक्शनिंग टाइमली हो, टू मेक श्योर कि आईसीसी जो रिपोर्ट हो उस पे एक्शन अमल किया जाए। अगर वो मिसकॉन्डक्ट अमाउंट करेगा तो उसको मिसकॉन्डक्ट अंडर सर्विस रूल्स देखे। अगर उसमें कोई क्रिमिनलिटी बनती है तो आईसीसी के मेंबर्स या एम्प्लॉयर को उसको क्रिमिनलिटी को भी इंश्योर करना चाहिए। अभी हम बहुत दूर हैं इस सबको अमल करने में। ये मैंडेटरी है कि और ये भी हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयर इन चीजों को अमल नहीं करे तो एम्प्लॉयर अपना लाइसेंस भी खो सकता है, उसके अगेंस्ट फाइन भी हो सकता है 50,000। ये बात शायद बहुत से लोग जानते नहीं है जो आप बता रहे हैं। जी। और अगर वो सेकेंड टाइम डिफॉल्टर है तो वो ट्वाइस द फाइन भी हो सकता है। सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एम्प्लॉयर की है और लाइबिलिटी जो एम्प्लॉयर की है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत से एम्प्लॉयर्स को इस बात की
ना तो इल्म है और ना एक इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म है। जब तुम्हारे पास इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म होगा तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर्स इसको जरूर अमल करेंगे। गीता जी, आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया, और लीगल पॉइंट शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो शुक्रिया। आज हमारे साथ ही जानी मानी एडवोकेट गीता लूथरा जी। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे और वीडियो सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाए उन्हें। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।